रीबर्थ ऑफ क्वीन इन अ मैजिकल वर्ल्ड एपिसोड 6। प्रतिभा ने अनु के पास पहुंचकर देखा तो अभय अनु के पास ही बैठा था और अनु ने अभी भी उसका हाथ कसके पकड़ा हुआ था। प्रतिभा ने उसके पास जाकर अनु के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, अनु अब तू ठीक है? ये सुनकर अनु ने अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए कहा, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। तुझे पता है आज मैं कितना डर गई थी। मैं इतनी कमजोर हूँ कि उस इंसान से खुद की रक्षा तक नहीं कर पाई। अगर आज समय पर रुद्र भाई नहीं आते तो आज मैं वो इसके आगे कुछ नहीं बोल पाए और रोने लगी। उसको ऐसे देखकर न तो प्रतिभा को अच्छा लग रहा था और न ही अभय को। अभय ने परेशानी में प्रतिभा की तरफ देखा तो प्रतिभा ने उसे आश्वासन दिया कि वो अनु को संभाल लेगी, पर अभी के लिए वो यहाँ से बाहर जाए। अनु भले ही कितनी भी स्ट्रांग हो लेकिन वो भी है एक लड़की ही, और किसी भी लड़की के लिए जब बात उसके मन सम्मान पर आ जाती है तो उसके लिए खुद को संभालना आसान नहीं होता, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए उसके सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। कोष्टक। प्रतिभा की बातों को समझकर वो चुपचाप अनु से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चला गया। अभय के जाने के बाद प्रतिभा ने अनु को शांत करते हुए कहा, शांत, एकदम शांत। तू ऐसे कैसे बोल सकती है कि तू कमजोर है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की, समझी? फिर प्रतिभा ने उसके अंशुओं को साफ करते हुए कहा, और मैं जिस अनु को जानती हूँ वो ऐसे रोती नहीं है, बल्कि जिसने उसके साथ गलत किया हो उसको रुलाती है। प्रतिभा की बातें सुन के अनु ने कहा, हाँ तू सही बोल रही है, भला मैं क्यों रोऊं? अब रोने की बारी तो उसकी है जिसने मेरे साथ गलत किया है। तो प्रतिभा ने मुस्कुरा कर कहा, ये हुई न मेरी अनु वाली बात। चल अब ये बता कि अनु क्या हुआ था और तू वहां पहुंचकर कैसे भानु प्रताप के जाल में फंस गई थी। तो अनु ने उसे धीरे धीरे सब कुछ बता दिया कि कैसे उसे उस दासी ने झूठ बोलकर वहां ले गई थी। ये सब सुनने के बाद प्रतिभा ने कहा, आज के बाद तू किसी के भी बोलने पर कि मैं परेशान हूँ या मुसीबत में हूँ विश्वास नहीं करेगी जब तक मैं तुझे अपने तरीके से न बोलूँ, समझी? तो अनु ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद पहले प्रतिभा ने उसकी चोटों पर दावा लगाए और उसे आराम करने का बोलकर बाहर चली गई। बाहर आते ही अभय उसके पास आया और उससे पूछा, भाभी सा अनु ठीक तो है न? अब क्या मैं उससे कुछ देर बात कर सकता हूँ? तो प्रतिभा ने कहा, हाँ अब वो पहले से ठीक है और तुम उससे आराम से बात कर सकते हो, लेकिन उसे ज्यादा परेशान मत कर देना। ये सुनकर अभय ने खुशी से कहा, शुक्रिया भाभी सा, और आप परेशान मत हो, मैं उसे ज्यादा तंग नहीं करूँगा। इतना बोलकर वो अनु के पास चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि अनु गुमसुम सी अपने बिस्तर पर बैठकर खिड़की के बाहर आसमान को देख रही थी। अभय उसके पास जाकर खड़ा हो गया, पर अनु ने तब भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ये देखकर अभय ने अनु के कान के पास चुटकी बजाई तो अनु का ध्यान उसकी तरफ गया। तब अनु ने उससे पूछा, तुम कब आए? ये सुन के अभय ने कहा, मैं कब आया? मैं तो कितनी देर से यहाँ खड़ा ही, आखिर नक्चली तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो अनु ने कहा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम बताओ, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? अभय ने अनु के पास बैठ के उसके माथे को छूते हुए थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? मैंने तुम्हें अभी अभी नक्चली कहा और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बोला। जब इस पर अनु ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभय ने कहा, देखो यूं शांत शांत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तुम वो बक बक करते हुए ही अच्छी लगती हो। तुम हमेशा जो मुझसे छोटी छोटी बातों पर भी लड़ती हो ना, तुम वैसे ही अच्छी हो। तुम्हें पता है तुम्हारे मुंह से मैं वो क्या तुम मुझे बोलती रहती हो, पीली आंखों वाला? अनु ने तुरंत बोला, बंदर, पीली आंखों वाले बंदर। तो अनु के बोलने पर अभय ने खुश होकर अपने ड्रामा को जारी रखते हुए बोला, हाँ वही सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। अभय की नौटंकी देख के अनु को हंसी आ गई और वो खिलखिला कर हंसने लगी। उसको हंसता देख अभय के दिल को अब सुख, चैन, सुकून सब मिला गया। फिर उसने अनु की हंसी में खो हुए ही कहा, तुम ऐसे ही हंसती रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। अनु ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी? तो अभय को होश आया। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, वो मैं ये बोल रहा था कि तुम हंसते हुए बिल्कुल बंदरिया लगती हो। ये सुनकर अनु ने एक तकिया से उसको मरते हुए कहा, तुम्हें मैं बंदरिया लगती हूँ? खुद बंदर हो तो किसी को भी अपने जैसा समझोगे? अभय ने नाटक करते हुए कहा, अरे यार, इतना सी बात पर इतना कौन मरता है? तो अनु ने कहा, मैं मरती हूँ ना? दोबारा बंदरिया बोलकर दिखाना, तुम्हारा हाल बुरा ना किया तो मेरा नाम भी अनुष्का नहीं। अभय ने डरते हुए बोला, ठीक है मेरी मां नहीं बोलूंगा, अब मारना बंद करोगी? दूसरी तरफ
अभय के कमरे में जाने के बाद प्रतिभा सीधा वहां से रुद्र के कमरे के पास गई। वहां पहुंचकर उसने अंदर जाने से पहले दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आए, आ जाए। प्रतिभा के अंदर जाते ही रुद्र ने उसे कहा, राजकुमारी, आपको हमारे कमरे में आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी बात पर प्रतिभा ने कुछ नहीं कहा और वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसका कुछ न बोलना से रुद्र समझ गया कुछ और बात है, तो उसने प्रतिभा को पीछे से गले लगाकर उसके कंधे पर अपना सर रखकर कहा, क्या हुआ, बात क्या है और आप इतनी परेशान क्यों हैं? उसके सवाल सुनकर प्रतिभा ने पीछे घूमकर उसे गले लगाकर कहा, अगर आज अनु के साथ कुछ हो जाता तो हो। कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाते और न ही अनु को संभाल पाते। हम अपने सामने अनु को इस हालत में नहीं देख सकते। आज पहली बार हमने उसे इस तरह देखा है। ये सब हमारी वजह से हुआ है। उन लोगों ने हमसे बदला लेने के लिए अनु को अपना निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जान बसती है अनु में। रुद्र ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हम जानते हैं कि आप अनुष्का से कितना प्यार करती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ना ही ये सब आपकी वजह से हुआ है। उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर, फिर अगर आप ऐसे हिम्मत हारोगी तो आपकी अनु को कौन संभालेगा? फिर आपको अभी उन लोगों को उनके किए की सजा भी तो देनी है। रुद्र की बातें सुनकर प्रतिभा ने उससे अलग होकर कहा, हाँ, आप सही बोल रहे हैं। अब परेशान होने की बारी उन लोगों की है। अब हम उनको वो करेंगे जो वो कभी सोच भी नहीं सकते। उसकी बात सुनकर रुद्र ने कहा, राजकुमारी, आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? तो प्रतिभा ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, हम इतना तो जानते हैं कि इस सब में भानु के साथ निर्मला देवी भी जरूर होंगी, इसलिए अब सबक तो दोनों को मिलना चाहिए। बाकी का आप खुद ही देख लीजिएगा। बस रुद्र को ये ही तो सबसे ज्यादा पसंद था प्रतिभा के बारे में कि वो अपने साथ गलत करने वालों पर जरा भी रहम नहीं करती, उनकी अक्ल ठिकाने लगा देती है। फिर प्रतिभा ने रुद्र के हाथ पकड़कर कहा, शुक्रिया, अगर आप सही समय पर न पहुंचते तो आज कुछ भी हो सकता था। तो रुद्र ने शांत भाव से कहा, आपको हमें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है और हम ये अच्छे से जानते हैं, अगर अनुष्का को कुछ भी होता तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हमीर छोटे भाई को भी होता और मैं ना उसे तकलीफ में देख सकता हूँ और न ही आपको। फिर प्रतिभा ने कहा, ठीक है, तो अब हमें जाना चाहिए, शायद अनु को हमारी जरूरत हो। वो जाती उससे पहले रुद्र ने उसकी कमर पकड़ के अपने करीब खींचकर कहा, उसकी जरूरत नहीं है। अनुष्का का ख्याल रखने के लिए उसके पास कोई पहले से ही है और हमें नहीं लगता कि आपको जाके उन दोनों को परेशान करना चाहिए और फिर अभी आपको भी आराम करना चाहिए। ये बोल के रुद्र ने बिना कुछ और बोले प्रतिभा को गोद में उठा लिया। तो प्रतिभा ने उसको पकड़ते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, हमें नीचे उतारिए। पर रुद्र ने उसकी नहीं सुनी और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। तो प्रतिभा उससे कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसके चेहरे के एकदम करीब जाके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब एक भी शब्द नहीं, आप बस चुपचाप अभी आराम करेगी। रुद्र को अपने इतने करीब देख के प्रतिभा की दिल की धड़कनें तो 100 की स्पीड से चलने लगी। पर जब रुद्र उसके ऊपर से उठने लगा तभी उसके दिमाग में कुछ सूझा और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अचानक रुद्र को अपनी तरफ खींच लिया। प्रतिभा के ऐसे अचानक खींचने पर वो खुद को संभाल नहीं पाया और प्रतिभा के ऊपर गिर गया। तो प्रतिभा ने फुर्ती से पलट के रुद्र के नीचे और खुद को उसके ऊपर कर लिया। प्रतिभा ने बड़े आराम से अपना सर रुद्र के सीने पर रखा और उसको गले लगाकर बड़े आराम से अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ, पर फिर प्रतिभा की हरकत देखकर अपने आप ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने प्रतिभा के बालों को सहलाते हुए कहा, राजकुमारी, ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया, अभी कर लीजिए, आपको जो भी करना है, इन सबका बदला तो आपसे सूद समेत वापस लिया जाएगा। जब प्रतिभा ने उसकी बातें सुनी तो उसने अपने मन में सोचा, जलती हुई आग को छेड़कर कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन फिर अपने दिमाग को झटक कर वो आराम से रुद्र की बाहों में सो गई। सुबह के समय रुद्र के कमरे में प्रतिभा की आंख रुद्र से पहले खुल गई। उसने अपनी आंखें खोलकर जब अपने आप को किसी दूसरे कमरे में देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई। लेकिन जब उसकी नज़र रुद्र पर पड़ी तब उसे कल की सभी बातें याद आ गई। ये याद करके कि कल उसने क्या किया था, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपने आप से ही कहा, ये तूने क्या किया प्रतिभा? तू कल पूरी रात रुद्र के साथ थी और अनु वो क्या सोच रही होगी? तू क्या बोलेगी जब वो पूछेगी कहाँ थी मैं कल पूरी रात? हे महादेव, मुझे इनसे, रुद्र से और अनु के सवालों से सामना करने की हिम्मत देना।
तभी उसका ध्यान रुद्र के चेहरे पर गया तो उसने देखा कि कमरे की खिड़की से आती सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा चमक रहा था। ये देखकर प्रतिभा खुद को रोक नहीं पाए और अपने हाथ से उसके चेहरे को छूने लगी। वो बहुत ही प्यार से उसकी नाक को छूने लगी। प्रतिभा के हाथ फिसलते हुए उसके होठों पर जा पहुंचे। ये देखकर अब प्रतिभा का गला सूखने लगा, पर उसने हल्का डरते हुए धीरे से उसके होठों को अपनी उंगली से छुआ। वो उसके आगे कुछ करती उससे पहले ही अचानक से रुद्र ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखने लगा और उससे पूछा, ये आप क्या कर रही थी राजकुमारी? रुद्र को उठा देखकर प्रतिभा चौंक गई और उसके सवाल को सुनकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। तो उसने पूछा, आप कब जागे और क्या आप पहले से ही जाग रहे थे? उसकी बात सुन के कहा, मैं तो सो ही रहा था, पर मेरी इंद्रियां हमेशा जागती रहती है, तो मुझे तभी पता चल गया था जब आप उठी थी। फिर उसने पूछा, अब बताइए कि आप कर क्या रही थी? ये सुन के प्रतिभा ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, वो। उसको ऐसे अटक अटक के बोलते देख रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़कर उसे पलट दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसके ऐसा करने पर प्रतिभा की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। तो रुद्र ने उसके चेहरे के एकदम करीब जाकर बहुत ही गहरी आवाज में कहा, ये आपने मैं वो क्या लगा रखा है, और आप ये जानती है ना कि किसी सोते हुए इंसान का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं होती। प्रतिभा ने बड़ी मासूमियत से कहा, पर मैंने आपका कोई गलत फायदा थोड़ी उठाया, और अपना हक जताते हुए, फिर हम तो सिर्फ अपने होने वाले पति के चेहरे को ही छू रहे थे, किसी और के थोड़ी ना। तो रुद्र ने झुककर उसके कान में किसी को भी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, हाँ बोल तो आप सही रही है, पर फिर हमें भी तो इजाजत मिलनी चाहिए ना अपनी होने वाली पत्नी को करीब से जानने की, उनके करीब जाने की। ये बोलकर रुद्र ने उसके कान पर चूम लिया। तो प्रतिभा के पूरे शरीर में कट सा दौड़ गया और उसकी आंखें बंद हो गई। अब तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसकी ये हालत देखकर रुद्र ने धीरे से उसकी गर्दन पर काट ली। उसके ऐसा करते ही प्रतिभा एकदम से चिहुक उठी और उसने रुद्र के कंधे को कसकर पकड़ लिया। अब प्रतिभा की सांसें काफी तेज हो चुकी थी, जिन्हें रुद्र भी सुन और महसूस कर सकता था। फिर रुद्र धीरे धीरे उसके होठों के करीब जाने लगा। ये देखकर प्रतिभा की सांसें अटक गई। वो उसके होठों के इतने करीब था कि जरा सा भी हिलने पर दोनों होठ एक दूसरे को छू जाते। लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, जिससे दोनों अपने अपने होश में आए। तो प्रतिभा ने रुद्र को ऊपर से धक्का दिया और बिस्तर से उठ गई। अब रुद्र भी उठकर बैठ गया। अब उसे उस इंसान पर बहुत गुस्सा आ रही थी जिसने उन दोनों के इतने अच्छे पल को खराब कर दिया। तभी कमरे में विजय आया। उसने प्रतिभा को रुद्र के कमरे में देखकर कंफ्यूज होते हुए पूछा, राजकुमारी जी आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? प्रतिभा, जिसकी पहले ही शर्म के मारे हालत खराब थी, अब विजय का सवाल सुनकर उससे और शर्माने लगी। लेकिन उसने बात को संभालते हुए जल्दी से कहा, वो मुझे कुछ जरूरी काम था, बस इसलिए हम यहाँ आए थे। अच्छा तो अब हम चलते हैं। इतना बोल के वो लगभग रुद्र के कमरे से भागते हुए चली गई। उसको ऐसे जाता देख विजय ने रुद्र से पूछा, ये राजकुमारी को क्या हो गया, आज ये इतना अजीब व्यवहार कर रही थी? तभी उसकी नज़र रुद्र पर पड़ी, जो उसे अपनी गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। उसने अपनी गुस्से भरी आवाज में पूछा, तू यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहा है? तो विजय ने जवाब दिया, मैं तो अभय को ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ गायब है, मुझे लगा शायद यहाँ होगा इसलिए मैं यहाँ आ गया। रुद्र ने उठते हुए कहा, वो छोटा बच्चा नहीं है, आ जाएगा वापस जहाँ भी होगा। फिर उसके पास जाके, अगर तू मेरा दोस्त ना होता तो यहाँ खड़ा भी नहीं होता। ये बोलकर रुद्र वहां से जाने लगा। तो विजय ने पूछा, यार लेकिन मेरी गलती क्या है, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? रुद्र ने उसकी बातों को इग्नोर किया और वहां से चला गया। दूसरी तरफ प्रतिभा जब अपने कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने देखा कि अभय बिस्तर पर बैठे हुए ही सो रहा था और अनु उसके कंधे पे सर रखकर सो रही थी। उन दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखा था। प्रतिभा ने कहा, काश यहाँ पर कैमरा या फोन होता तो मैं इन दोनों की पिक्चर ले लेती, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। तभी सिम्बा और मिनी भी उसके पास आ गए। मिनी तो उसके कंधे पर चढ़ गई और बोली, बड़ी मालकिन, सच में छोटी मालकिन, राजकुमार अभय के साथ कितनी अच्छी और प्यारी लग रही हैं। तभी सिम्बा ने कहा, आपको कैमरा की क्या जरूरत, जब आप अपना जादू का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रतिभा को याद आया कि वो अपने लॉकेट की शक्तियों के कारण भी तो ये काम कर सकती है। प्रतिभा ने वैसा ही किया। उसने अपने हाथ को उठाकर एक चुटकी बजाया तो उसके सामने बिल्कुल एक पिक्चर इमेज की तरह थी। उसने उसे अपने पास रख लिया।
फिर उन दोनों के पास जाकर हल्की आवाज में उन्हें बुलाया पर दोनों ने ही नहीं सुनी, तो प्रतिभा ने एक तेज आवाज में कहा, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर दोनों की नींद खुल गई। जब दोनों ने एक दूसरे को अपने करीब देखा तो दोनों तुरंत एक दूसरे से अलग हो गया। तभी उन्होंने प्रतिभा को देखा जो उन दोनों को अपने हाथ बांधकर घूर रही थी। प्रतिभा ने फिर पूछा, तो ये क्या था, अब मुझे बताओगे? अनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो अभय बोला, वो भाभी सा कल अनु और मैं बातें कर रहे थे, तभी बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब सो गए, बस ये ही हुआ था, बस और कुछ नहीं। तो प्रतिभा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तब अभय ने कहा, अच्छा भाभी सा, अब मैं जाता हूँ, अगर जरूरत हो तो बता दीजिएगा। ये बोलकर अभय वहां से चला गया। अभय के जाने के बाद प्रतिभा ने अनु को देखा तो वो अपने आप ही उससे अपनी नजरें झुका ली। प्रतिभा ने इस बात को और न बढ़ते हुए कहा, अब तू जल्दी से तैयार हो जा, हमें राज दरबार में पहुंचना है। अनु ने भी सर हाँ में हिला दिया और तैयार होने चली गई। राज दरबार में सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। महाराज वीर प्रताप सिंह महाराज के सिंहासन पर बैठे थे। दरबार में महल के सभी लोग, 10 दासियां, शिवगढ़ की प्रजा भी थे। प्रतिभा और अनु साथ में बैठे थे। दोनों के ही चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी वहां पर विजय भानु प्रताप को लेकर आया। भानु की हालत को देखते ही निर्मला देवी तुरंत उसके पास गई और कहा, ये क्या हाल कर दिया है तुम लोगों ने मेरे बेटे का? तो प्रतिभा ने कहा, को हल किया है वो सही ही किया है, और मेरे हिसाब से तो और भी ज्यादा होना चाहिए था। निर्मला देवी कुछ बोलती उससे पहले महाराज ने कहा, ये फैसला हम लेंगे, पर पहले हमें ये जानना है कि क्या क्या हुआ था, ताकि हम सही फैसले पर पहुंच सके। महाराज की बात सुनकर प्रतिभा ने खड़े होकर सभी को कल की पूरी कहानी को बताया कि क्या हुआ था और अनु को कैसे फंसाकर उसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। ये सब सुनने के बाद महाराज को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, हमें कभी भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि भानु प्रताप तुम ऐसी गिरी हुई हरकत करोगे। तभी निर्मला देवी ने बीच में बिचारी और रोने सी शकल बनाकर कहा, आपने इनकी बातें तो सुन ली, एक बार भानु की भी तो बातें सुन लीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया। महाराज वीर प्रताप सिंह ने गुस्से में कहा, अब और सुनने के लिए रह ही क्या गया है, इसने जो किया है वो माफ करने लायक नहीं है। भले ही ये हमारा बेटा हो, शिवगढ़ का हर राजकुमार हो, पर इसे सजा तो जरूर मिलेगी, ताकि कोई भी दोबारा किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। तो निर्मला देवी ने कहा, हाँ मैं भी ये मानती हूँ कि भानु प्रताप ने जो भी किया वो सही नहीं था, इसलिए उसे सजा तो मिलनी चाहिए, पर भानु शिवगढ़ का भावी महाराज है तो उसको भी एक बार सुधारने का मौका मिलना चाहिए ना, इसलिए भानु की शादी अनुष्का से करा दीजिए। ये सुन के तो मानो सबके ऊपर बिजली ही गिर गई हो, सबसे ज्यादा तो अनु, अभय और प्रतिभा पर। अभय का तो मन हो रहा था कि अभी के अभी इसको सबके सामने मार दे, पर वो अभी कुछ कर नहीं सकता था। महाराज ने तेज आवाज में कहा, ये आप क्या बोल रही हैं, जानती भी है आप? तो निर्मला देवी ने अपनी बातों के जाल को बढ़ते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ महाराज। अब देखिए, अनुष्का का तो ना कोई घर है और ना ही कोई परिवार, एक अनाथ है वो, जिसका कोई वजूद भी नहीं है, और फिर इस हादसे के बाद तो कौन ही उसे अपने परिवार की बहू बनाएगा, कौन उसे अपना नाम देगा। इसलिए मैंने कहा कि अनुष्का की शादी भानु से करा दीजिए, जिससे भानु को अपनी गलती का एहसास भी होगा और अनुष्का को एक नाम भी मिलेगा। वैसे भी भानु प्रताप शिवगढ़ का होने वाला भावी महाराज है, तो अनुष्का को भी तो महारानी बनने का मौका मिलेगा। अब आप ही बताएं कि मैंने क्या कुछ गलत कहा। अब वहां पर मौजूद सभी को लग रहा था कि निर्मला देवी सही बोल रही है, लेकिन उनकी बातों में छुपे तानों और बेइज्जती को सिर्फ प्रतिभा, अनु, अभय और रुद्र ही समझ पा रहे थे। उनकी बातों को सुनकर अनु को अब बहुत बुरा लग रहा था। वो बस अपना सर झुकाकर बैठी थी। ये देखकर प्रतिभा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया तो अनु ने अपनी नजरें उठाकर उसे देख तो प्रतिभा ने उसे ये विश्वास दिलाया कि वो उसके साथ है, वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी। सबकी बातें सुनकर महाराज ने कहा, अब हम ये फैसला अनुष्का पर छोड़ते हैं कि वो भानु से शादी करेगी या नहीं। महाराज की बात सुनकर सबकी नजर अनु पर टिक गई। महाराज के ये कहने पर कि इसका फैसला अनु खुद करेगी तो वहां पर सभी मौजूद लोग अनु की तरफ देखने लगे। अनु को अब घबराहट होने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये देखकर प्रतिभा ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अनु मेरी बात सुन, तुझे घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तू भी अच्छे से जानती है कि निर्मला देवी सिर्फ सभी को अपनी बातों में फंसा रही है। तू किसी भी हालत में इस शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगी, और तू कब से इतनी कमजोर हो गई कि बस इनकी बातों से घबरा गई।
उसकी बातें सुनकर अनु ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तू टेंशन मत ले और जब तू मेरे साथ है तो मैं किसी से भी नहीं घबराऊंगी। अब मैं वो करूंगी जो मुझे पहले करना चाहिए था। इतना बोलकर अनु खड़ी हुई और भानु प्रताप के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसको ऐसा करता देख सबको लगा कि शायद अनु हाँ बोलने जा रही है। ये देखकर अभय ने परेशान होकर विजय से कहा, विजय भाई सा ये अनु क्या करने जा रही है, वो कहीं हाँ तो नहीं बोलने वाली। अगर भाई सा ऐसा हुआ तो मैं सच में इस भानु को अपने हाथों से मार डालूंगा। उसको गुस्से में देखकर विजय ने उसे शांत कराते हुए कहा, अभय अभी तू शांत हो जा। और नहीं लगता कि अनु उन लड़कियों की तरह नहीं है जो किसी के दबाव में आकर अपनी जिंदगी के साथ ऐसा कुछ कर ले, और फिर राजकुमारी जी भी उसे कभी कुछ भी ऐसा नहीं करने देंगी। विजय की बातें सुन के वो थोड़ा शांत हुआ और सामने देखने लगा। अब सबकी नज़र सिर्फ अनु पर टिकी थी, सभी को उसके बोलने का इंतजार था। तभी वहां पर एक जोर के थप्पड़ की आवाज आई तो सबने देखा कि ये थप्पड़ अनु ने भानु के पास जाकर उसे मरा था। ये देखकर सब हैरान थे, पर प्रतिभा के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो ये देखकर खुश थी कि अनु ने अपने लिए ये किया था। विजय और अभय भी एक पल के लिए हैरान हुए। फिर अभय ने खुश होते हुए कहा, ये हुई न मेरी नेचुरली वाली बात, मुझे पता था कि तुम इस इंसान को हाँ नहीं बोलेगी। अनु ने भानु को वो थप्पड़ अपनी पूरी ताकत और गुस्से से मारा था, जिसके कारण भानु का चेहरा नीचे की तरफ हो गया। सभी लोग हैरान थे। तभी सबके कानों में अनु की आवाज पड़ी जो बोल रही थी, शादी, वो भी इस इंसान से। मैं कुमारी मरना पसंद करूंगी पर कभी इससे शादी नहीं करूंगी। अगर ये दुनिया का आखिरी लड़का होगा तब भी मैं इससे शादी न करूं। उसकी बातें सुनकर और उसका थप्पड़ खाकर भानु को बहुत गुस्सा आने लगा। उसके हाथ इस समय आज़ाद थे, इसलिए उसने उसे मरने के लिए अपना हाथ उठाया, पर उसका हाथ हवा में ही रुक गया क्योंकि उसे प्रतिभा ने पकड़ा था। उसने किसी को भी डर देने वाली एकदम शांत पर खतरनाक आवाज में कहा, तुम ये गलती पहले भी कर चुके हो, पर मैं उस समय वहां पर नहीं थी। लेकिन अगर तुमने ये दोबारा करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रतिभा ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। फिर अनु ने महाराज की तरफ देखते हुए कहा, महाराज, मैं इस जैसे इंसान से शादी तो दूर इसके साथ भी खड़ी होना तक पसंद नहीं करूंगी। फिर निर्मला देवी की तरफ देख के, और आपने सोचा भी कैसे कि मैं उस इंसान से शादी करूंगी जिसने मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करी? क्या आपने ये सोचा भी कि अगर मेरी शादी इससे हो भी गई तो क्या कभी मैं चैन से रह सकूंगी, या कभी मैं इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी को जी भी सकूंगी? आप खुद एक औरत होकर भी मेरे बारे में इस कैसे सोच सकती है? और क्या कहा था आपने कि मेरा न ही कोई परिवार है और न ही कोई कुल, और ये होने के बाद मुझसे शादी कौन करेगा? तो आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चिंता करनी ही है तो अपने बेटे की करिए, क्योंकि आपके कुपुत्र से तो कोई भी लड़की शादी नहीं करना चाहेगी। भला आपके बेटे जैसे बेहुदा इंसान के साथ शादी करके कौन सी लड़की अपना जीवन बर्बाद करेगी? अरे ये इंसान तो शिवगढ़ के महाराज तो छोड़ो, नौकर बनने के भी लायक नहीं है, क्योंकि एक नौकर भी अपने मालिक की इज्जत करता है। अब अपने अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दी थी तो प्रतिभा ने भी कहा, हाँ सच में निर्मला देवी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरी दोस्त आपके इस नालायक बेटे से शादी करेगी? मेरी दोस्त क्या कोई भी लड़की उस इंसान से शादी नहीं करेगी जो किसी लड़की की इज्जत के साथ खेले, जिसे दूसरों का मान सम्मान करना भी न आता हो। सच में निर्मला देवी, आपकी सोच बिल्कुल आप ही की तरह एकदम गिरी हुई है। ये सब सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे और महाराज को भी लगा कि ये वो क्या करने वाले थे। अभी वो एक लड़की की जिंदगी अपने बेटे के साथ शादी कराकर बर्बाद कर देते। अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर निर्मला देवी और भानु का तो गुस्से में पारा हाई हो गया था। भानु ने अपने गुस्से में अपने पास छुपे हुए खंजर को निकला और अपने प्रतिभा को अपना निशाना बनाया। क्योंकि अनु उससे दूर खड़ी थी, उसको प्रतिभा पर हमला करते देख सब अपनी जगह से खड़े हो गए। लेकिन प्रतिभा उसे रोकती उससे पहले ही रुद्र ने बीच में आकर उसके हाथ में पकड़े खंजर को एक झटके से छीन लिया और उल्टा उसी के खंजर से उसके कंधे पर वार किया। पूरा खंजर उसके कंधे में घुस गया था और खून निकलने लगा, जिससे भानु बस अपने कंधे को दूसरे हाथ से पकड़कर दर्द से चिल्ला रहा था। ये सब बहुत जल्दी हुआ, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन किसी में भी रुद्र से कुछ भी बोलने या पूछने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि रुद्र कितना निर्दयी और खतरनाक इंसान है। महाराज और अनु ने प्रतिभा के पास आकर पूछा कि वो ठीक तो है ना। फिर महाराज ने गुस्से में भानु से कहा, तुमने पहले इतना बड़ा पाप किया और हमारे पूरे कुल का नाम बदनाम किया, फिर अब प्रतिभा को मारने की कोशिश करी। मुझे तुम्हें अपना बेटा बोलते हुए भी शर्म आ रही है।
मुझे तो अब शक हो रहा है कि तुम मेरे ही बेटे हो या किसी और के। ये सुनकर तो निर्मला देवी का चेहरा कला पड़ गया, जिसे प्रतिभा ने देख लिया। महाराज वीर प्रताप ने आदेश देते हुए कहा, ले जाओ इसे मेरी आंखों के सामने से और इसे पहाड़ी के कारागार में डाल दो। ये सुनकर भानु प्रताप की डर के मारे हालत खराब हो गई, क्योंकि पहाड़ी के कारागार जिस पहाड़ पर बना था वहां पर सिर्फ पहाड़, पत्थर और तेज धूप के अलावा कुछ नहीं था। भानु प्रताप अपने आप को छोड़ने की भीख मांगने लगा, पर महाराज ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे महाराज के आदेश पर शाही सैनिक पकड़कर ले गया। ये सब देखकर निर्मला देवी को बहुत गुस्सा आ रहा था और प्रतिभा को मारने की इच्छा हो रही थी, पर वो जानती थी कि गुस्से में वो कहीं भानु की तरह कुछ कर ना दे। लेकिन आज शायद निर्मला देवी का भांडा फूटना निश्चित था। निर्मला देवी का पूरा ध्यान इस समय प्रतिभा को गुस्से से घूरने पर था और बाकी सब का महाराज व भानु पर। इसी का फायदा उठाकर निर्मला देवी के पास खड़ी अनु ने धीरे से बिना किसी की नजरों में अपनी पोटली में से एक छोटी सी इत्र की डिब्बी निकली और उसे निर्मला देवी के ऊपर छिड़क दिया। फिर वो वहां से हट गई। फिर जहां पर अभय और विजय खड़े थे वहीं उनके पास जाकर खड़ी हो गई। ये वही जादुई इत्र था जिसे अगर किसी को सुंघाया जाए तो उसे बिल्कुल एक ड्रग की तरह नशा होता है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर वो बोलता है तो सिर्फ और सिर्फ सच। अगर आपको ध्यान न हो तो मैं बता देती हूँ कि ये वही इत्र है जिसे अनु ने नीलामी घर से खरीदा था। उस इत्र को सूंघते ही निर्मला देवी पर असर होने लगा और उन्हें अपने अंदर का गुस्सा बढ़ता हुआ लगने लगा। ये देखकर प्रतिभा के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि अनु को ये सब करने के लिए प्रतिभा ने ही कहा था। भानु प्रताप को शाही सैनिक घसीटते हुए ले जा रहे थे और भानु खुद को छोड़ने के लिए बोल रहा था। अपने बेटे की ये हालत देखकर निर्मला देवी को अब सहन नहीं हुआ। वो जोर से चिल्लाई, रुक जाओ, तुम लोग मेरे बेटे को ऐसे नहीं ले जा सकते। उसके ऐसे चिल्लाने पर सभी उसकी तरफ देखने लगे। विजय ने कहा, अब इन्हें क्या हो गया, अब भी इनके पास कुछ बोलने को रह गया है। तो अनु ने स्माइल करते हुए कहा, अरे अभी तो असली खेल शुरू हुआ है, अब आएगा मजा। उसकी बात सुनकर अभय ने पूछा, कौन सा खेल और क्या मजा आएगा? तो अनु ने कहा, अगर मैं बता दूंगी तो मजा क्या आएगा, बस देखते जाओ। निर्मला देवी की बात सुनकर प्रतिभा ने आग में घी डालते हुए कहा, क्यों नहीं ले जा सकते आपके बेटे को? अब उसने जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी ही। प्रतिभा की बात सुनकर अब तो निर्मला देवी का गुस्सा फट पड़ा, क्योंकि अब तक उस इत्र का असर उनके सर चढ़ चुका था। उन्होंने अपने गुस्से में कहा, तुम तो चुप ही रही, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पहले मेरी बेटी को निकला, अब मेरे बेटे को तुम्हारी वजह से सजा मिल रही है। तुम पर काबू पाने के लिए तुम्हारी इस 2 टके की दोस्त को हमने अपना जरिया बनाने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमने एक झटके में मेरी इतने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। अगर मुझ पता होता कि तुम मेरे लिए समस्या बनोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी उसके साथ ही उसी समय मार देती। ये सुनकर तो मानो सबके ऊपर एक बम ही फूट गया हो। महाराज तो ये सुनकर सुन्न रह गए कि उनकी पहली पत्नी को उनकी इस दूसरी पत्नी ने ही मारा था। ये जानकर कि कल्याणी जी को निर्मला देवी ने ही मारा था, सब लोग हैरान हो गया। प्रतिभा ने निर्मला देवी को और गुस्सा दिलाते हुए अपनी आंखों में आंसुओं को भरकर कहा, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है कि तुमने ही मेरी मां मारा है? तो निर्मला देवी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने ही तुम्हारी मां को अपने इन्हीं हाथों से मारा है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये जो बाप है ना कहने के लिए तो शिवगढ़ का महाराज है, पर असल में तो एक नंबर का बेवकूफ इंसान है। ये सुनकर सभी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके निर्मला देवी को देखने लगे। ऐसे सब मुझे क्या देख रही हो, सच ही तो बोल रही हूँ। ये वीर प्रताप सिंह बेवकूफ ही है, तभी तो इतने आराम से मेरे जाल में फंस गया। ये तो सिर्फ अपनी जीत का जश्न मानने मेरे यहाँ आया था। मैंने उसे नशे में चूर करके इसके साथ बस एक रात गुजारी और इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। फिर जब मैंने इससे कहा कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है तो इसने यकीन कर लिया और मुझे भानु के साथ यहाँ शिवगढ़ ले आया और मुझे अपनी उपपत्नी बना लिया, साथ भानु को अपना बेटा भी मान लिया। तभी प्रतिभा ने पूछा, तुम्हारे बोलने का मतलब है कि भानु पिताजी का पुत्र नहीं है? और स्नेहा वो भी क्या पिताजी की पुत्री नहीं है? तो निर्मला देवी ने कहा, हाँ, भानु वीर प्रताप का पुत्र नहीं है, लेकिन स्नेहा वीर प्रताप की ही पुत्री है। ये जानकर तो महाराज अपने आप को संभाल नहीं पाए और अपने सिंहासन पर धाम से बैठ गए, पर उन्हें उनके पास खड़े मंत्री जी ने संभाल लिया। निर्मला देवी ने आगे कहा, लेकिन मुझे सिर्फ उपपत्नी नहीं बनना था, मुझे तो शिवगढ़ की महारानी बनना था। लेकिन इन सब में मेरे रास्ते में तुम्हारी माँ रही थी,
इसलिए मैंने उसे मरने की बहुत कोशिशें की पर वो हर बार बच जाती थी। पर एक बात है, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे बाप की तरह बहुत भोली और बेवकूफ़ थी। मैंने सिर्फ थोड़ा सा विचारी और लाचार होने का नाटक किया और उसे तरस आ गया। उसने मुझे और भानु को यहाँ बिना किसी दिक्कत के रहने दिया। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ शिव जी के दर्शन के लिए तुम्हें लेकर जा रही है तो मैंने उसे और तुम्हें मरने के लिए कुछ लोगों को भेजा, लेकिन गुस्से में अनु की तरफ देखकर इस लड़की की माँ ने उसे बचा लिया और खुद मार गई। ये जानकर कि उसकी माँ की भी मृत्यु निर्मला देवी के ही कारण हुई है, अनु को गुस्सा आने लगा। इसलिए फिर मैंने उसे धीरे धीरे खाने में जहर देना शुरू किया जिससे वो अपने आप ही बीमार होकर मार जाए और किसी को मुझ पर शक भी न हो। पर तुम्हारी माँ तो ठहरी एक नंबर की चीट इंसान, मरने को तैयार ही नहीं। इसलिए जब वो बीमार थी तब मैंने उसे अपने इन्हीं हाथों से उसका गला दावा कर मार दिया और सबको लगा कि वो बीमारी के कारण मर गई। इतना बोलकर निर्मला देवी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। अब लोगों को तो वो इस समय किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। अब प्रतिभा की आंखों से भी अपनी माँ के बारे में सुनकर अपने आप एक अंशु की धारा गिर बह गई। कुछ देर हंसने के बाद निर्मला देवी बहुत गुस्से में बोली, तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही ठिठ निकली। पहले स्नेहा ने तुम्हें मारने के लिए उस जंगल में बुलाकर उन आदमियों को तुम्हें मारने के लिए कहा पर तुम बच गई। फिर जब मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह ही उस पहाड़ी वाले रास्ते पर मरने के लिए इंतजाम किया तो तुम्हें राजकुमार रुद्र ने बचा लिया। तुम्हारी किस्मत तो इतनी अच्छी निकली कि तुम्हारे खाने में जब स्नेहा ने जहर मिलाया तो उसे तुम्हारे पिताजी ने खा लिया। यहाँ तक कि कल जब भानु ने उन लोगों के साथ तुम पर हमला किया तो भी तुम बच गई। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे लिए इतनी बड़ी परेशानी बनोगी तो मैं तुम्हें अपने हाथों से तुम्हारी माँ की ही तरह बचपन में ही मार देती। ये सब जानकर तो सबको पूरे 440 वोल्ट का झटका लगा था और रुद्र को अब निर्मला देवी की एक एक सांसें रास नहीं आ रही थी। आखिर उनकी हिम्मत हुई भी कैसे उसकी राजकुमारी को इतनी बार मारने की कोशिश करने की। निर्मला देवी आगे प्रतिभा के लिए कुछ बोलती उससे पहले महाराज ने चिल्लाकर कहा, सैनिकों ले जाओ इस औरत को मेरी नजरों के सामने से और ले जाकर डाल दो उसे कैदखाने में हमेशा के लिए, ताकि इसे पल पल इस बात का दुख हो कि इसने ये सब किया क्यों। उनके आदेश देने के बाद सैनिक आकर निर्मला देवी को ले गए। फिर महाराज ने सभा खत्म होने का ऐलान किया तो सभी लोग वापस जाने लगे। सबके जाने के बाद महाराज वीर प्रताप प्रतिभा के पास आए और उसे अपने गले लगा कर बोले, हमें माफ कर दो पुत्री, हमें माफ कर दो। हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया। हमारी एक गलती की वजह से आपकी माँ नहीं रही और आपको बचपन से ही इतना सब कुछ झेलना पड़ा। हमें माफ कर देना पुत्री। ये सब बोलते बोलते महाराज वीर प्रताप रोने लगे थे। प्रतिभा की भी आंखें भर आई पर उसने महाराज को शांत करते हुए कहा, पिताजी आप इसे रोए मत और इन सब में आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि निर्मला देवी ने तो आपको देखे से अपने जाल में फंसाया था। तो आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उनको अपने आप से अलग करके उनके अंशुओं को साफ करते हुए, लेकिन अगर आपको माफी मांगनी चाहिए तो वो माँ से। प्रतिभा की बातें सुनकर महाराज थोड़ा शांत हुए। फिर उन्होंने कहा, हाँ आप सही बोल रही हो पुत्री, हमें माफी तो कल्याणी जी से मांगनी चाहिए। फिर वो वहां से एक कमरे में चले गए और वो कमरा कल्याणी जी का था जिसमें कल्याणी जी से जुड़ी सभी वस्तुएं रखी थी। महाराज उस कमरे में जाकर कल्याणी जी की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोने लगे। आज वो पूरा दिन उसी कमरे में कल्याणी जी की यादों के साथ बिताना चाहते थे। रात के समय अनु के पैर की चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए वो अभी आराम कर रही थी। पर आज प्रतिभा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांत करने के लिए महल की छत पर चली गई थी। प्रतिभा छत पर एक जाग पर बैठी हुई अपने ही ख्यालों में खोई हुई बैठी थी। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई बस उसके पास बैठा है, तो उसने अपने बगल में देखा तो उसकी उम्मीद के मुताबिक वो रुद्र था। उसे देखकर प्रतिभा ने तुरंत अपनी आंखों से अंशुओं को साफ किया। फिर उससे पूछा, राजकुमार आप अभी तक सोए क्यों नहीं और इस समय यहाँ क्यों आए। उसके पूछने पर रुद्र ने कहा, सोई तो आप ही अभी तक नहीं ना, और फिर रही बात हमारे यहाँ पर होने की तो आप जहाँ भी होंगी हम वहाँ होंगे। फिर उसके दोनों हाथी को प्यार से अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप रो रही थी। ये सुनकर प्रतिभा ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, ना नहीं तो हम रो नहीं रहे थे, बस कुछ सोच रहे थे। रुद्र को पता था कि प्रतिभा झूठ बोल रही है। उसने उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अच्छा तो आप रो नहीं रही थी तो ये आपकी आंखों में अंशु ऐसे ही आ गया। आप बाहर से किसी को भी खुद को कितना भी तकतबार और सहनशील दिखा लीजिए, लेकिन हमें नहीं। आप बताएं क्यों रो रही थी आप।
रुद्र के इतने प्यार से पूछने पर प्रतिभा खुद को रोक न सकी और उसके गले लग गई। प्रतिभा के ऐसे गले लगने पर रुद्र ने भी उससे गले लगा लिया। कुछ देर बाद रुद्र को महसूस हुआ कि प्रतिभा रो रही है, क्योंकि उसके रोने की तो कोई आवाज नहीं आई। रुद्र ने उसे खुद से हल्का सा अलग करा और उससे कहा, क्या हुआ राजकुमारी, आप इसे क्यों रो रही है? हमने आपको रोने के लिए मना किया था ना? तो प्रतिभा ने बड़ी मासूमियत से कहा, हाँ याद है हमें, पर हम नहीं रोक पाए खुद को। हम तो बस आज जो कुछ भी हुआ वो ही सोच रहे थे, लेकिन आज हम माँ की बहुत याद आ रही थी, तभी हमारे अंशु बह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिभा ने कभी अपने असली माँ बाप को तो नहीं देखा था, और जब वो इस शरीर में आई तो उसने कल्याणी जी और महाराज वीर प्रताप को दिल से अपने माँ बाप मान लिया था। कोष्टक। उसकी बातें सुन रुद्र ने उससे कहा, अब जो हो गया वो हो गया, हम उसे बदल तो नहीं सकते ना, और फिर जब आपकी माँ आपको ऐसे दिखेंगी तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो अब आप रोना बंद करिए। प्रतिभा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। इस समय उसे बहुत खुशी भी हो रही थी कि उसे इतना प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिला, क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने उसे ना तो उसे इतने प्यार से समझाया था और ना ही इतना प्यार किया था। ऐसा नहीं है कि अनु उससे प्यार नहीं करती, वो भी उससे बहुत प्यार करती है, पर ज्यादातर तो वो प्रतिभा होती थी जो उसे समझती थी। प्रतिभा ने किसी आज्ञाकारी बच्ची की तरह अपना सर हिलाया, फिर अपने अंशुओं को अच्छे से साफ किया और फिर से रुद्र को कस के गले लगा लिए, इसे कि अगर उसने छोड़ा तो वो कहीं चला जाएगा। प्रतिभा की इस नादानी भरी हरकत पर रुद्र को बहुत प्यार आ रहा था। उसने प्यार से उसके माथे पर एक किस किया, फिर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आपको याद तो है ना, हमें कल सुबह गुरुकुल के लिए निकलना है? तो प्रतिभा ने वैसे ही अपना सर हाँ में हिला दिया और कुछ भी नहीं कहा। कुछ हिस्सी रहने के बाद जब रुद्र ने देखा कि प्रतिभा ने अब हिलना डुलना बंद कर दिया है, तो उसने धीरे से उसके सर को उठाकर देखा तो प्रतिभा सो चुकी थी। वो इस समय बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो रुद्र का उसे जगाने का मन ही नहीं हुआ, तो उसने बड़े ही प्यार से प्रतिभा को अपनी गोद में उठाया और बिना किसी की नज़रों में आए उसे उसके कमरे में लेकर चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि अनु अभी भी जाग रही थी और उसकी गोद में मिनी बैठी सो रही थी, तो वही सिम्बा उसके बगल में बैठा था। जब अनु ने इसे प्रतिभा को रुद्र की गोद में देखा तो वो परेशान हो गई। वो कुछ बोलती या पूछती उससे पहले ही रुद्र ने उसे सब ठीक होने का और शांत रहने का इशारा किया, तो अनु बिना कुछ बोले अपनी जगह पर ही बैठी रही। रुद्र ने प्रतिभा को आराम से बिस्तर पर लेटाया, फिर एक और बार उसे प्यार से देखकर वहां से चला गया। फिर अनु भी ये सोचकर कि कल सुबह उसके जागने के बाद उसकी टांग खिंचाई करेगी, वो भी सो गई। सुबह के समय आज महल में काफी हाल चाल थी, क्योंकि उनकी प्यारी राजकुमारी आज पूरे साल भर के लिए गुरुकुल जा रही थी। महल के द्वार पर महाराज प्रतिभा के गले लगकर बोले, अभी तो सभी परेशानियां दूर हुई थी हमारी, और अब आप हमसे इतने समय के लिए दूर जा रही है। तो प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर हमारा जाना भी तो जरूरी है ना पिताजी, और अब आप परेशान मत होइए, हम जब वापस आएंगे तो हम अपना समय सिर्फ आपके साथ ही रहेंगे। अब तो खुश हो जाए, अगर आप इसे उदास रहेंगी तो हम भला कैसे जा पाएंगे? प्रतिभा की बातें सुनकर महाराज ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ ठीक है, अब हम उदास नहीं है, पर आप वापस आकर हमारे साथ ही अपना समय बिताएंगी, ठीक है? तो प्रतिभा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर उसकी नज़र दाई माँ और मंजरी के पास खड़ी दासियों पर है जो उसके भवन पर काम करती थी, तो उसने पूछा, पिताजी हमने आपसे जो कहा था वो आपने कर दिया? तो महाराज ने जवाब दिया, हाँ, हमने आपके कह मुताबिक आपकी सभी दासियों को आपके आने तक महल में ही काम करने और रहने का इंतजाम करवा दिया है, और आपकी दाई माँ का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये जानकर कि उनकी मालकिन उनके बारे में कितना सोचती है, सभी दासियां बहुत खुश हो गई और उनके मन में उनकी मालकिन के लिए और ज्यादा इज्जत बढ़ गई। आखिर में अनु और प्रतिभा दाई माँ के गले लगने के बाद जाने के लिए अपने रथ पर बैठ गई। ये रथ मामूली नहीं बल्कि जादुई रथ था, जिसे किसी को भी चलाने की जरूरत नहीं थी। उसके घोड़े अपने आप ही रास्ते के मुताबिक चलते थे। वो लोग रुद्र, अभय और विजय के साथ विजयगढ़ जाने वाले थे। रुद्र, विजय और अभय अपने घोड़े पर रथ के साथ ही चल रहे थे। उन लोगों को विजयगढ़ पहुंचने के लिए 2 दिन का समय लगता, पर उनके लिए पूरा 1 दिन और रात का समय लगने वाला था। प्रतिभा रथ में अपनी आंखें बंद करके सोच रही थी कि उसने अपने शरीर की पहले वाली प्रतिभा का तो बदला ले लिया था, और उसके साथ जिन्होंने गलत किया था उन्हें भी उनके किए की सजा मिल चुकी थी। अब आज से उसकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया था। अब उसका मकसद था तो अपने से जुड़े सभी राजों को जानना, अपने सपने के बारे में जानना, और वो ये सब अब जानकर ही रहेगी।
प्रतिभा ये सब सोच ही रही थी कि अनु ने उससे कहा, क्या हुआ, तू इतनी शांत शांत क्यों है, क्या सोच रही है तू? तो प्रतिभा ने अपनी सोच से बाहर आकर कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रही थी कि अब हमारे जीवन एक नया सफ़र शुरू हो गया है। हमने अपने शरीर के पुरानी मलकिनों को तो उनका इंसाफ दिला दिया, पर अब हम अपनी जिंदगी से जुड़े सभी राजों को जानना है। आखिर क्यों सिर्फ हम ही इस दुनिया में क्यों आए और वो सपने, उनका क्या राज है? सबसे बड़ी बात कि ये लॉकेट अगर इस दुनिया की समुद्र की रानी का था तो ये मेरे पास उस दुनिया में बचपन से कैसे था? उसकी बातें सुनकर अनु ने भी कहा, हाँ तू सही बोल रही है, सिर्फ हम ही क्यों? फिर उसने कहा, चलो अभी के लिए इन सब बातों को छोड़ो। उसे छेड़ते हुए, तू ये बता कि कल तेरे और रुद्र भाई के बीच में क्या हुआ था? प्रतिभा ने कंफ्यूज होकर पूछा, कल मेरे और राजकुमार रुद्र के बीच क्या हुआ था? तू ऐसा क्यों पूछ रही है? तो अनु ने अपनी आईब्रो उठाकर कहा, तुझे सच में नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? कल रात को तू सो गई थी तो तुझे राजकुमार रुद्र अपनी गोद में उठाकर बिना तुझे परेशान किए कमरे में छोड़ कर गए थे। मैंने देखा था कि वो कितने प्यार से तुझे देख रहे थे। ये सुनकर प्रतिभा को रात की बातें याद आने लगी तो उसके गाल हल्के लाल हो गए। उसको ऐसे शर्माते देख अनु ने नौटंकी करते हुए कहा, हाय, मेरी ये हिटलर दोस्त शर्माती भी है, मुझे तो आज पता चला। किसी की भी नज़र ना लगे मेरी दोस्त को। शिव जी, काश हमें भी ऐसे कोई इतना प्यार करने वाला मिल जाए। उसकी नौटंकी देखकर प्रतिभा ने कहा, बस बस हो गया तेरा टांग खींचना, और तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू बहुत सीधी साधी हो, और तूने तो कुछ भी किया ही नहीं, और तुझे इसके लिए शिव जी को परेशान करने की क्या जरूरत है? तेरी भी तो इतनी परवाह करने वाला पहले से ही कोई है। तो अनु ने कहा, मतलब क्या है तेरे बोलने का, और कौन है मेरी इतनी परवाह करने वाला, जरा बताना तो। उसका सवाल सुनकर प्रतिभा ने कहा, और कौन? राजकुमार अभय, जिससे तू इतना लड़ती रहती है। अभय का नाम सुनकर अनु ने तुरंत कहा, वो पीली आंखों वाला बंदर, वो मेरी परवाह और प्यार करता है। हमेशा तो वो मुझसे लड़ते रहते हैं और तू बोल रही है कि वो मुझसे प्यार करेंगे। तो प्रतिभा ने अपने जादू से वो ही तस्वीर निकाल जो उसने अनु और अभय की सोते हुई ली थी, उसे दिखाते हुए कहा, तो फिर ये क्या है? अगर वो तुझे प्यार नहीं करता तो वो तेरी इतनी परवाह क्यों करता? जब तू इतनी उदास थी तो उसने ही तुझे इतना हंसाया था, और जब भानु ने तेरे साथ वो हरकत की तो सबसे ज्यादा गुस्से में अभय क्यों था? वो तो उसे उसी समय मार देता अगर उसे रोका ना होता। जैसे ही अनु ने वो तस्वीर देखी तो उसने उसे तुरंत ले लिया, और उसकी बातें सुनकर वो सोच में पड़ गई। उसका दिल भी इस बात को हाँ बोल रहा था, पर उसका दिमाग अभी भी इसे पूरा सच नहीं मान पा रहा था। तो उसने अपनी उलझन को दूर करने के लिए प्रतिभा से पूछा, अगर ऐसा है तो वो मुझे हर समय चिढ़ता क्यों है, परेशान क्यों करता रहता है? अनु की बात सुनकर प्रतिभा ने मुस्कुरा कर कहा, अरे पागल लड़की, वो तुझे परेशान नहीं करता, और वो तुझे इसलिए चिढ़ाता है क्योंकि ये उसके तुझे प्यार करने का तरीका है, समझी अब? प्रतिभा की बातें सुनकर अनु को भी लगा कहीं प्रतिभा जो बोल रही है वो सब सच है। वो अपने और अभय के सभी पलों को याद करने लगी। तब उसने ध्यान दिया कि अभय ने तो कभी उसे परेशान किया ही नहीं, हर बार तो वही होती थी जो उसे इतना सुना देती थी। अब अनु को अपनी थोड़ी गलती का एहसास हुआ। उसके दिल को भी लग रहा था कि शायद ये सब सच हो। वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि उनका रथ रुक गया तो उन्होंने बाहर झांक कर देख तो अभय ने उनके पास आकर उनसे कहा, वो भाभी सा आगे का रास्ता बंद है, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा, पर वो रास्ता बहुत लंबा है, अगर हम उसे गए तो हमें शायद 2 दिन से भी ज्यादा लग जाए। तभी विजय ने कहा, वैसे यहाँ से ही कुछ दूरी पर एक और रास्ता भी है जो पहाड़ी और जंगल से होते हुए जाता है, उससे हमें 1 दिन ही लगेगा। तो अनु ने तुरंत कहा, हाँ तो परेशानी क्या है, हम उसी से चल सकते हैं ना? तो अभय ने कहा, हाँ, पर इस रास्ते पर एक जगह ऐसी आती है जहाँ से रथ नहीं निकल सकता। ये सुनकर प्रतिभा ने अनु को भी नीचे उतरने के लिए बोला और खुद भी उतर गई। उन दोनों को नीचे उतरता देख विजय ने पूछा, आप क्या करने की सोच रही है राजकुमारी? तो प्रतिभा ने जवाब दिया, परेशानी यही है ना कि हम रथ से नहीं जा सकते तो हम घोड़े से तो जा सकते हैं ना। इतना बोलकर प्रतिभा ने अपने जादू से दोनों घोड़ों को रथ से अलग कर दिया और कहा, अब तो हम जा सकते हैं ना। ये देखकर सबको समझ आ गया कि प्रतिभा क्या करना चाहती है। तभी अभय ने पूछा, भाभी सा आपको घुड़सवारी आती भी है? ये सुनकर अनु ने उसे घूरते हुए कहा, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें घुड़सवारी नहीं आती? तो अभय ने आपकी बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था।
मैं तो बस पूछ रहा था और कुछ नहीं। अनु और प्रतिभा दोनों एक एक घोड़े पर बैठ गए और फिर वो लोग उस दूसरे रास्ते के लिए निकल पड़े। रुद्र और प्रतिभा साथ साथ ही चल रहे थे। तभी रुद्र ने पूछा, राजकुमारी जी आपको और क्या क्या आता है जो हम नहीं पता? तो प्रतिभा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बहुत कुछ, पर आप चिंता मत करिए, आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। उन लोगों को सफ़र करते करते रात होने को आई थी तो उन लोगों ने सुबह होने तक के लिए एक जगह रुकने का फैसला किया। तभी उन लोगों को उस जंगल में एक झरना दिखा तो वो लोग वहीं पर रुक गए और आग जलाई। अब तक सूरज ढल चुका था और चारों तरह चांद की रोशनी फैली थी। तभी अनु की नज़र एक चमकदार चीज पर पड़ी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो लोग झरने के पास ही एक गुफा बनी थी, उसी में रात भर रुकने का फैसला करते हैं। फिर अभय और विजय कुछ लकड़ियां लाते हैं तो रुद्र अपनी शक्तियों से आग जला देता है। सिम्बा और मिनी भी अभी बाहर ही थे। अनु और प्रतिभा झरने के पास जाकर अपने मुंह हाथ धो रहे थे कि तभी अनु की नज़र अपने सामने के नजरे पर पड़ती है तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी बड़ी हो जाती है। वो उस तरफ देखते हुए ही बोलती, प्रतिभा सामने तो देख जरा। उसको ऐसे बोलते देख प्रतिभा भी उस तरफ देखती है तो वो भी एक पल के लिए हैरान हो जाती है। वहां पर चांद की रोशनी में एक जगह पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले थे जिनके ऊपर बहुत सारी अलग अलग तरह की तितलियां और बहुत सारे जुगनू मंडरा रहे थे। ये सब देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था जो किसी को भी आकर्षित कर ले। ये देखकर अनु और प्रतिभा दोनों उस तरफ चले जाते। उनको जाता देख सिम्बा और मिनी भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। प्रतिभा नीचे बैठकर उन फूलों को देखने और छूने लगती है। उन फूलों की खुशबू से अनु और प्रतिभा के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल आ गई थी। लेकिन अचानक से जैसे ही प्रतिभा ने उन फूलों को छुआ वो फूल अपने आप ही चमकने लगे और सारे जुगनू उसके चारों तरफ घूमने लगे। ये देखकर अनु उससे थोड़ा पीछे हो गई, पर प्रतिभा को तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। तभी एक तितली आकर सिम्बा की नाक पर बैठ गई तो सिम्बा उसे हटाने के लिए अपना सर हिलाकर इधर उधर घूमने लगा। ये देखकर प्रतिभा और अनु को हंसी आ गई और वो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। उनकी हंसी की खनक पूरे जंगल में गूंज रही थी। उनकी हंसी सुनकर जब रुद्र अभय ने बाहर आकर उन्हें देखा तो उन दोनों की तो दिल की धड़कन ही रुक गई, क्योंकि इस समय प्रतिभा और अनु लगी इतनी खूबसूरत रही थी। अब धीरे उन जुगनुओं ने उसके चारों ओर घूमना बंद कर दिया तो प्रतिभा को अपने अंदर ऐसा लगा कि उसके पूरे शरीर में कुछ फैल रहा हो या कुछ बह रहा हो। जब अनु की नज़र अभय और पर पड़ी तो उसने हंसना बंद कर दिया। अनु के शांत होने पर प्रतिभा भी शांत हो गई तो उसकी भी नज़र रुद्र और अभय पर पड़ी। फिर वो दोनों शांत होकर उन लोगों के पास चले गए। फिर कुछ देर के बाद वो लोग गुफा में आराम करने लगे और सो गया। सोने से पहले रुद्र ने गुफा के चारों ओर एक शक्तिशाली घेरा बना दिया था ताकि कोई भी जंगली जानवर रात के समय उन पर हमला न कर सके। रात में 3 बजे अभय की आंख खुली तो उसने अपने आसपास देखा कि प्रतिभा रुद्र के कंधे पर सर रख कर सो रही थी और रुद्र भी वही विजय एक साइड में सो रहा। लेकिन उसने देखा कि अनु कहीं दिखाई नहीं दी तो वो परेशान हो गया। उसने गुफा से बाहर आकर उसे आसपास देखा तो उसे अनु झरने के पास ही बैठी दिख गई। उसने कहा, ये लड़की भी न किसी दिन मुझे डरा कर दिल का दौरा ही दिलवा देगी। अभय उसके पास जाता है और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है तो अनु तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अभय को देखकर अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, तुम हो, तुमने जब मुझे डरा ही दिया था। उसकी बात सुनकर अभय ने जहा, मैंने डरा दिया था या तुमने इतनी रात के समय वो भी जंगल में तुम बिना किसी को बताए यह बाहर क्यों आए? तो अनु ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी और घुटन सी महसूस हो रही थी तो मैं बाहर आ गई। फिर बाकी सब सो रहे थे और दिन भर के सफ़र से थके हुए थे, इसलिए मैंने किसी को परेशान करना सही नहीं समझा। उसकी बात सुन के अभय उसके पास में ही बैठते हुए बोला, ठीक है, तुमने किसी को नहीं बताया था पर मुझे तो काम से काम बता ही सकती थी ना। आगे से तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी। तो अनु किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला देती है। पता नहीं पर उसे अभय का डांटना बुरा नहीं बल्कि अच्छा लग रहा था। तभी उसे प्रतिभा की बातें याद आई कि अभय उससे प्यार करता है। ये याद आते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने मन में कहा, क्या सच में अभय मुझसे प्यार? उसे कुछ सोचता देख अभय ने कहा, क्या हुआ नकचड़ी, क्या सोचा रही हो? तो अनु ने कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। फिर खड़े होकर, अच्छा अब हमें सो जाना चाहिए, वैसे भी 1 घंटे में सुबह हो जाएगी, फिर हमें दोबारा सफ़र करना है। अनु ये बोलकर वापस गुफा की तरफ जाने लगी तो अभय भी जाने लगा।
वो जा ही रहा था कि उसे ऐसा लगा कि उनके आसपास कुछ है। तभी उसने किसी तेज रफ्तार चीज को अनु की तरफ आते देखा तो उसने तुरंत अपनी शक्ति से बिजली की रफ्तार से अनु को पकड़कर उसे उस जगह से हटा दिया। अनु को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने जब खुद को अभय की बाहों में पाया तो उसने अपना सर उठाकर अभय को देखा तो उसकी आंखें इस समय तेज पीली रोशनी के साथ चमक रही थी, जिसका मतलब था कि वो इस समय अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। अनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी उसके कानों में किसी के घुराने की आवाज आई तो उसने पलट कर देखा कि तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उनके सामने इस समय एक पूरा बेहद ही खतरनाक दिख रहे जंगली भेड़ियों का झुंड खड़ा था। ये देखकर अनु ने भी तुरंत अभय से दूर होकर अपनी शक्तियों को एक्टिवेट कर लिया। वो लोग अभी वापस गुफा में भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर हाँ सर हिलाया। तभी उन भेड़ियों के झुंड में से एक भेड़िया आगे बढ़ा, जो शायद उनका मुखिया था। उसने बाकी भेड़ियों को आवाज दी तो बाकी भेड़ियों ने अपने मुखिया के इशारे पर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। अंदर गुफा में जब प्रतिभा के कानों में भेड़ियों की आवाज पड़ी तो उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा तो अनु और अभय दोनों वहां पर नहीं थे। उसने उठकर गुफा के बाहर झांक कर देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि अनु और अभय को चारों तरफ से भेड़ियों ने घेर रखा था और कुछ तो उनके सुरक्षा घेरे को तोड़ने की और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। अब तक रुद्र और विजय भी जाग चुके थे। बाहर का नजारा देखकर विजय ने कहा, ये दोनों सुरक्षा घेरे के बाहर क्यों गए, और ये भेड़िए जिस तरह से घेरे के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये घेरा कुछ ही देर में टूट जाएगा। प्रतिभा ने कहा, हम लोग सिर्फ यहाँ खड़े नहीं रह सकते, हमें अनु और अभय को वहां से निकलना होगा। वो लोग कुछ करते उससे पहले ही एक तेज आवाज के साथ उनका सुरक्षा घेरा टूट गया। अब प्रतिभा, रुद्र और विजय भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। अनु और अभय ने कुछ भेड़ियों को अभी तक हरा कर मार दिया था। तभी एक भेड़िए ने अनु के पीछे से आकर उसको गिरा दिया। अभय उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचता, उससे पहले एक भेड़िया अनु को अपने पंजे से उस पर हमला कर दिया। ये देखकर अनु ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो प्रतिभा उसके सामने खड़ी थी और उसने अपनी शक्तियों से उस भेड़िए के पंजे को हवा में ही रोक दिया था। फिर उसने बिना एक पल गवाए अपनी चमकती तलवार को उसकी गर्दन के आर पार कर दिया। फिर अपनी तलवार को वापस खींच लिया, जिससे उस भेड़िए की गर्दन से काले रंग का खून निकला और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे मरने के बाद प्रतिभा ने पीछे घूमकर अनु की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया तो अनु उसके हाथ को थामकर खड़ी हो गई। अनु उससे कुछ बोलती उससे पहले प्रतिभा ने कहा, अभी पहले इन सब से निपटते हैं, फिर मैं तुझसे निपटूंगी। तो वो लोग फिर से लड़ने लगे। अब वो पंचों पास में आ गया थे और उन्हें चारों तरफ से भेड़ियों ने घेर रखा था। अभय ने परेशान होते हुए कहा, ये भेड़िए तो बढ़ते ही जा रहे हैं और इन पर तो न मेरी बिजली की शक्ति कम कर रही है, न ही विजय भाई सा की बर्फ की, यहाँ तक कि भाभी सा के वायुजाल को भी ये तोड़ दे रहे हैं। रुद्र ने सबको बताया, ये काली शक्तियों के उच्च स्तर के जानवर हैं, ये हमेशा झुंड में ही रहते हैं, इसलिए इन्हें हराना बहुत मुश्किल होता है। इन पर न बिजली का असर होगा, न ठंड का और न ही वायु का। इन पर सिर्फ जल और आग का ही असर होता है, या फिर इन्हें जाल और कैद में फंसाकर अपनी शक्तियों और तलवारों से मार दिया जाए, जिसके लिए अनुष्का की पृथ्वी तत्व की शक्तियां काम आ सकती है। यही तरीका है जिससे इन्हें हराया जा सकता है। सभी तत्व में से पृथ्वी तत्व की शक्तियां ऐसी होती है जिनमें सबसे ज्यादा बचाव और जालों में फंसाया जा सकता है। कोष्टक। ये सब जानकर प्रतिभा कुछ सोचने लगी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। प्रतिभा कुछ देर पहले की बातें याद करने लगी, जब रुद्र, अभय और विजय गुफा के बाहर सुरक्षा घेरा बना रहे थे और अनु भी मिनी के साथ बाहर ही थी। तब प्रतिभा को अचानक ही अपने शरीर में कुछ बहुत ही शक्तिशाली महसूस होने लगा और उसका शरीर हल्का हल्का चमकने लगा। उसे इस समय अपने अंदर कुछ टूटता हुआ लगा, जिससे उसे दर्द भी हो रहा था। जब कुछ देर में उसे दर्द होना काम हुआ तो उसने सिम्बा से पूछा, ये अभी क्या हुआ था मुझे? मेरा शरीर चमक क्यों रहा था और मुझे दर्द क्यों हो रहा था? तो सिम्बा ने कहा, मालकिन मुझे लगता है कि शायद आपको कोई नई शक्ति मिली है, क्योंकि शरीर अपने आप चमकता तो तब है जब किसी शक्ति का इस्तेमाल करे या शक्तियां मिले। ये सुनकर प्रतिभा ने पूछा, नई शक्ति? पर वो किसे और कौन सी शक्ति मिली है मुझे? तो इसका जवाब प्रतिभा को नीरा अंगूठी ने दिया, मालकिन मैंने आपकी अंतर आत्मा में झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि आपके अंदर कुछ अलग ही प्रकार की दैविक शक्तियां हैं, पर वो किसी प्रकार से बंधी हुई है और इस समय आपके शरीर की उन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति अपने चरम पर है। ये शक्ति उसी तत्व की किसी बाहरी शक्ति के आपके अंदर आने पर उभरी है।
ये जानकर प्रतिभा ने नीरा अंगूठी से पूछा, किसी बाहरी शक्ति के संपर्क में आने से, पर कब? फिर कुछ सोचकर कही, ये वो शक्ति तो नहीं जो जंगल में हमने उन लोगों को हराकर उस हरे गोले को मैंने तोड़ा था और उसी समय वो आधी शक्तियां मेरे अंदर से गई थी। फिर प्रतिभा ने पूछा, मुझे कौन सी शक्ति मिली है? तो नीरा अंगूठी ने कहा, मालकिन आपने प्रकृति की शक्तियों को बचाया था और उस गोले में प्रकृति की शक्ति थी, तो आपके अंदर भी प्रकृति की ही शक्तियां मिली होगी। फिर आपको जंगल की देवी ने वरदान भी दिया था कि आपको प्रकृति कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आपकी हमेशा सहायता करेगी। अब प्रतिभा को सब समझ आ गया। उसी समय बाकी लोग अंदर आ गए, लेकिन प्रतिभा ने अभी उन लोगों को बताना सही नहीं समझा, क्योंकि पहले वो खुद अच्छे से अपनी शक्तियों को जानना चाहती थी। अनु ने उसके पसीने से भीगे चेहरे को देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? ये सुनकर प्रतिभा ने रुक कर कहा, वो कुछ नहीं, बस मुझे गर्मी लग रही थी, मैं थोड़ा बाहर घूम कर आती हूँ। ये सुनकर अनु ने कहा, क्या मैं भी तेरे साथ चलूं? तो प्रतिभा ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तू आराम कर, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। फिर वो बाहर चली गई और अपनी शक्तियों को जानने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करने लगी। कुछ देर बाद प्रतिभा ने अपनी आंखें खोली तो वो हल्के हरे रंग में चमक रही थी। अब उसे अपनी शक्तियों के बारे में समझ आ गया। प्रेजेंट टाइम में प्रतिभा ने सोचा, शायद मुझे इन शक्तियों का प्रयोग अभी ही करना होगा। तो पहले प्रतिभा ने सिम्बा को अपने असली रूप में आने को कहा। सिम्बा के असली रूप में आता देख अनु ने मिनी को भी उसके असली रूप में आने के लिए कहा। सिम्बा और मिनी का असली रूप देखकर अभय ने कहा, तो ये दोनों दैविक जानवर हैं, तभी आप इन्हें हर समय अपने साथ रखते हो। लेकिन रूथ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पहले ही पता था। उसने जब उन्हें पहली बार देखा था वो तभी से ये जानता था। सिम्बा ने उन भेड़ियों को देखते हुए एक जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे भेड़िए थोड़ा डर कर पीछे हो गए। फिर क्या था, प्रतिभा के इशारे पर सिम्बा और मिनी दोनों उन भेड़ियों पर टूट पड़े। वो दोनों अकेले ही कई भेड़ियों को मार दे रहे थे। इस समय वो मासूम से दिखने वाले जानवर बेहद ही खूंखार लग रहे थे। अभी तक उन भेड़ियों को रूद ने अग्नि शक्ति से रोक रखा था, तो प्रतिभा ने अपनी तलवारों को वापस रखा, फिर आगे आकर अपनी आंखों को बंद किया तो बाकी सब उसे देखने लगे। रूद ने उससे पूछा, राजकुमारी, आप क्या करने का सोच रही है? तो प्रतिभा ने अपनी आंखें खोली तो वो हल्के और सुनहरे रंग के कॉम्बिनेशन में चमक रही थी। ये देखकर रुद्र के अलावा बाकी तीनों हैरान रह गए, क्योंकि रुद्र तो समझ चुका था कि ये प्रतिभा की कोई दूसरी शक्ति है। प्रतिभा ने अपने दोनों हाथों को आगे किया तो उनके आसपास से पेड़ों की लंबी लंबी बेलें आने लगी और फिर प्रतिभा ने एक झटके से उनके सामने खड़े सभी भेड़ियों को उन बेलों में जकड़ लिया, पर को भेड़िए दूर थे, वो बच गए। अब रुद्र को समझ आ गया कि ये शक्ति प्रकृति की है। प्रतिभा ने सबसे कहा, मैं इन सब को रोक कर रख लूंगी, आप बाकियों को संभालिए। उसकी बात सुनकर उन लोगों ने अपने सवालों को अभी के लिए साइड में रखा, फिर उन बाकी भेड़ियों को देखने लगे। अनु और अभय साथ में लड़ रहे थे। अनु उन भेड़ियों को उलझती और अभय उन्हें मार देता। बाकी भेड़ियों को अब रुद्र के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था। रुद्र तो बस एक बार में ही उन्हें अग्निजल में उलझाकर खत्म कर देता कि उनकी सिर्फ रख ही बचती। धीरे धीरे करके उन लोगों ने लगभग सभी भेड़ियों को मार दिया था और जो बचे वो अपनी जान बचाकर भाग गए। जब वो लोग जीत गए तो अनु अपनी खुशी में अपने पास खड़े अभय को गले लगा लिया और बिना ध्यान दिए ही कहा, आखिर हम लोग जीत ही गए और किसी को कुछ नहीं हुआ। अभय जो अभी हल्का थका हुआ सा था, वो अनु के अचानक गले लगने से चौंक गया, पर फिर एकदम से उसकी सब थकान दूर हो गई। उसने भी उसे गले लगा कर कहा, हाँ, हमें जितना तो था ही, और वैसे भी जब मैं तुम्हारे साथ था तो तुम्हें कुछ कैसे होता। अनु उससे कुछ बोलती तभी उसे ध्यान आया कि उसने अभी अभी क्या किया है, तो उससे बहुत शर्म आने लगी। तो वो तुरंत प्रतिभा के पास गई और बात बदलते हुए उससे हल्का नाराज होकर उससे पूछा, पहले तू बता, तूने ये सब कैसे किया और तेरे पास कोई और शक्ति भी है, ये मुझे क्यों नहीं पता, और तुझे ये नई शक्ति कब और कैसे मिली? तो प्रतिभा ने कहा, मुझे खुद आज पता चला है, तो तुझे क्या बताती। उसकी बात सुनकर अनु ने तुरंत पूछा, आज वो कैसे? तब प्रतिभा ने उसको बताया, तुझे याद है उस दिन जंगल में हमने उन लोगों को जंगल की शक्तियां लेने जाने से रोका था, तब मैंने उन लोगों ने जिस जादुई गोले में सभी शक्तियों को बंद कर रखा था उसे मैंने तोड़ा था। तो उसी समय उसकी आधी शक्तियां मुझ में चली गई थी, और आज जब मैं उन जादुई फूलों के बीच गई, फिर वो जुगनू मेरे चलो तरफ घूम रहे थे, उसी के कारण वो शक्तियां जागृत हो गई। फिर मुझे अपनी प्रकृति की शक्ति के बारे में पता चला। अब जाके सबको पता चल गया कि प्रतिभा को ये नई शक्तियां कैसे मिली।
अब सूरज भी कुछ ही देर में उगने वाला था, तो उन लोगों ने इस जंगल से निकलने का फैसला किया, पर प्रतिभा ने पहले अपनी शक्तियों से उन मरे हुए भेड़ियों की शक्तियां सिम्बा को लेने के लिए बोल दिया था, फिर उन सभी के शरीर को मिट्टी में मिला दिया। वो लोग जा ही रहे थे कि प्रतिभा की नज़र रुद्र की बाजू पर पड़ी, जिसमें से हल्का हल्का खून रिस रहा था। वो चोट उसे भेड़िए के पंजे से लगी थी। ये देखकर प्रतिभा ने उसे रोका और उसके हाथ को पकड़ परेशान होकर कहा, राजकुमार, आपके हाथ में तो चोट लगी है और खून भी रिस रहा है, आप पहले ये रुकिए। उसे परेशान होता देख रुद्र ने कहा, राजकुमारी आप परेशान मत हो, ये ठीक हो जाएगा, हमें अभी चलना चाहिए। उसकी बात सुन के प्रतिभा ने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा, हाँ वो तो मुझे पता है कि कितनी सही हो जाएगी, आप चुपचाप से यहाँ पर बैठिए। फिर प्रतिभा ने उसे बदलकर अपनी पोटली में से दवायां निकलकर उसके हाथ का सही से इलाज किया। उस पूरे समय रुद्र ने कुछ भी नहीं कहा, वो तो बस ध्यान से प्रतिभा के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रहा था। प्रतिभा ने बहुत ही सफाई और ध्यान से काम किया। रुद्र को ऐसे देखकर अभय ने कहा, जो इंसान किसी की सुनता नहीं था वो आज चुपचाप बैठकर किसी की डांट सुन रहा है। सच में ये प्यार किसी को भी बदल सकता है। आखिरी लाइन बोलते हुए वो अनु की तरफ देखने लगा। विजय ने जब उन दोनों को अपनी अपनी वालियों के साथ देखा तो उसने कहा, तुम लोगों को तो सही है, पर मुझे अब रिद्धि की बहुत याद आ रही है, मुझे भी मेरी वाली के पास जाना है। अब मुझे बस जल्दी से विजयगढ़ पहुंचकर उससे मिलना है। फिर वो लोग वहां से अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चले गए। दोपहर के समय वो लोग विजयगढ़ की सीमा पर पहुंच गए थे। वहां पर पहुंचकर रुद्र, अभय और विजय ने अपने अपने चेहरे को नकाब से ढक लिया, तो अनु ने पूछा, आप लोगों ने अपने चेहरे को क्यों छुपाया है, ये तो आपका ही अपना राज्य है ना। तो उसके सवाल का जवाब अभय ने दिया, हाँ ये हमारा ही राज्य है और सभी हम लोगों को जानते हैं, इसलिए हमने अपने चेहरे को ढका है ताकि कोई हमें पहचान न सके और हम बिना किसी परेशानी के जा सके। अभय के बताने पर अनु को समझ आ गया। फिर प्रतिभा और अनु ने भी अपने चेहरे को ढक लिया, तो अभय ने कहा, आप दोनों को थोड़ी यहाँ पर कोई जानता है तो आपको अपने चेहरे ढकने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिभा ने कहा, हाँ पर हम नहीं चाहते कि सभी बस हमें ही घूरते रहे और फिर हम आपके साथ हैं तो आप लोगों के चेहरे ढके होंगे और हमारे नहीं तो कुछ अलग नहीं लगेगा। तभी अनु ने इतराते हुए कहा, हाँ वो क्या करे, अब हम दोनों हैं ही इतने सुंदर कि सब सिर्फ हमें ही देखते रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर प्रतिभा ने कुछ नहीं कहा, पर अभय ने अपना मुंह बनाकर कहा, मैं भाभी सा का तो मान सकता हूँ कि वो इतनी सुंदर है कि सबकी नज़र उन पर अटक जाए, पर तुम तो इतनी भी सुंदर नहीं हो, बस ठीक ठाक हो। तो अनु ने गुस्से से कहा, बस ठीक ठाक, मैं तुम्हें बस ठीक ठाक लगती हूँ? मुझे तो लगता था कि सिर्फ तुम्हारी शकल ही बंदर जैसी है, पर तुम्हारी तो आंखें भी वैसी ही है जो किसी को ढंग से देख भी नहीं सकती। अभय ने भी कहा, नक्चरी तुम ज्यादा इतराओ मत, और मेरी आंखें एकदम ठीक है और शकल भी बहुत अच्छी है, वरना ऐसे ही इतनी लड़कियां मुझ पर नहीं मरती। तो अनु ने कहा, हाँ तो फिर जो लड़कियां तुम पर मरती है वो सच में मर ही क्यों नहीं जाती। रुद्र और प्रतिभा को उनकी लड़ाई से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि इनका ये हमेशा का है, पर विजय दोनों की लड़ाई का फुल मजा ले रहा था। अब उन दोनों की लड़ाई आगे बढ़ते देख प्रतिभा ने दोनों को रोकते हुए कहा, अब तुम दोनों में से कोई भी एक शब्द भी मत बोल देना, हम अभी भी विजयगढ़ की सीमा पर ही खड़े हैं, हमें अंदर भी जाना है। प्रतिभा के कहने पर दोनों शांत हो गए। फिर रुद्र ने कहा, सभी नए विद्यार्थियों को कल गुरुकुल जाना है, इसलिए अभी हम राजमहल जा रहे हैं। राजमहल जाने की बात सुनकर प्रतिभा कुछ पूछती या बोलती उससे पहले ही अभय ने कहा, भाभी सा ये हुक्म दादी सा का है, उन्हें पता है कि आपको कल सुबह जाना है, इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि आपको साथ लेकर ही आना है। उनके इतना बोलने पर प्रतिभा और अनु महल जाने के लिए निकल गए। रास्ते भर उन्होंने विजयगढ़ के अलग अलग चीज को देखा और उन्हें सबसे अच्छी तो उनके हाथों से बनी हुए कपड़े लगे। विजयगढ़ का राजमहल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बना था और उसके पीछे बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ रेगिस्तान था। जब वो लोग महल के द्वार पर पहुंचे तो उन सबने अपने अपने नकाब उतार दिए। जब सैनिकों ने अपने राजकुमार को देखा तो उन्होंने तुरंत द्वार को खोल दिया। अंदर जाकर प्रतिभा और अनु ने देखा कि विजयगढ़ का राजमहल थोड़ा शिवगढ़ के राजमहल से बड़ा था और वो लाल और सफ़ेद पत्थरों के संयोजन से बना था। वहाँ की सबसे आकर्षक चीज़ थी वहाँ पर बनी विजयगढ़ के पूर्वजों की मूर्तियाँ। किसी में वो हाथ में तलवार लिए घोड़ों पर बैठे थे तो किसी में अपने दुश्मनों से लड़ रहे थे। वो लोगों अंदर जाकर अपने घोड़ों से उतर गए तो कुछ दास आकर उन सभी के घोड़ों को ले गए। जब वो लोग महल के अंदर पहुंचे तो उनका फूलों और डोल नगाड़ों से स्वागत हुआ।
अभी राज परिवार के अलावा किसी को नहीं पता था कि प्रतिभा विजयगढ़ की होने वाली महारानी है। अभी उन्हें यही पता था कि वो शिवगढ़ की राजकुमारी है और यहाँ उनकी अतिथि है। वो इसलिए क्योंकि अभी प्रतिभा नहीं चाहती थी कि कोई भी ये जाने और फिर उन सभी को भी ये ठीक लगा, वरना इससे प्रतिभा की जान को खतरा भी हो सकता है। वैसे ही विजयगढ़ और रुद्र के बहुत से दुश्मन हैं जो बस कोई ना कोई मौका ढूंढते रहते हैं रुद्र को मारने और विजयगढ़ को जीतने का। अंदर पहुंचकर उन लोगों ने सभी का आशीर्वाद लिया। जब प्रतिभा राजमाता यानी रुद्र की दादी जी के पास गई तो उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा, आप कैसी है और आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। ये सवाल सुनकर सभी को उनकी और उन भेड़ियों की लड़ाई याद आ गई, पर प्रतिभा ने कहा, हम एकदम ठीक है और हमें आने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसकी बात सुनकर अनु और अभय दोनों उसको देखने लगे। फिर रुद्र की मां ने कहा, आप लोग सफर से थक गए होंगे, अब आप सब आराम कर लीजिए। राजमाता किसी दासी को प्रतिभा और अनु को उनके लिए तैयार करे हुए कमरे तक पहुंचने के लिए कहती। तभी वहां पर एक लड़की आई जो देखने में काफी सुंदर थी। उसने आकर कहा, अरे दादी सा, आप किसी और को रहने दीजिए, हम राजकुमारी को उनका कमरा दिखा देते हैं। तो दादी सा ने भी कहा, ठीक है। फिर वो लड़की अनु और प्रतिभा को अपने साथ ले गई। उस लड़की ने अपने बारे में बताते हुए कहा, मेरा नाम रिद्धि है, मैं यहाँ के मंत्री जी की बेटी हूँ और हमें पता है कि प्रतिभा की तरफ इशारा करके आपकी और राजकुमार रुद्र की शादी तय हुई है। तो प्रतिभा ने कहा, ओ तो आप रिद्धि है। अब समझ आया कि क्यों विजय भाई आपसे मिलने के लिए इतने बेचैन थे। ये सुनकर रिद्धि ने चौंक कर पूछा, आपको कैसे पता? तो प्रतिभा ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे ही जैसे आपको पता है कि हमरी और राजकुमार रुद्र की शादी होने वाली है। तभी अनु ने कहा, हाँ वैसे विजय भाई आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, तभी हमेशा वो बंद। मेरा मतलब है कि राजकुमार अभय हमेशा उन्हें आपके नाम की धमकी देते और उन्हें चुप करा देते। तो रिद्धि ने शिकायत करते हुए कहा, हाँ तो अब उन्होंने किया ही ऐसा काम है कि अभय उन्हें धमकी दे? अनु ने क्यूरियस होकर पूछा, ऐसा भी क्या कर दिया विजय भाई ने? तो रिद्धि ने बताया, पूरे 2 साल से भी ज्यादा हो गए हमें अपने प्यार का इकरार करे हुए, पर अभी तक उन्होंने मेरे पिताजी से एक बार भी हमारे रिश्ते की बात नहीं करी। हल्का उदास होकर, पता नहीं कब वो ये करेंगे। तभी उनका कमरा आ गया तो रिद्धि ने कहा, लीजिए आ गया आपका कमरा। एक कमरे की तरफ इशारा करके, ये वाला आपका राजकुमारी जी, और उसके बगल वाले कमरे की तरफ इशारा करके, ये वाला आपका। फिर इतना बोलकर वो प्रतिभा के कमरे के अंदर चली गई तो प्रतिभा और अनु भी उसके पीछे चले गए। उसको उदास देखकर प्रतिभा ने कहा, जरूर करेंगे। हमने देखा कि जब आप आए तो विजय भाई कैसे आपको कितने प्यार से देख रहे थे, जो उनके सच्चे प्यार का सबूत है, और सही समय आने पर वो आपके लिए आपके पिताजी से जरूर बात करेंगे। सुनकर रिद्धि के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो हल्का सा शर्मा भी गई। उसे शर्माता देख अनु ने उसे और छेड़ते हुए कहा, हाय इतनी शर्म सिर्फ उनका नाम लेने पर, फिर तो जब वो आपके साथ आपके सामने होंगे, हल्का खींचते हुए, वो भी अकेले में, तो क्या हाल होगा। ये सोचकर अब तो रिद्धि के गाल सच में और ज्यादा लाल हो गए। उसकी ऐसी हालत देखकर प्रतिभा और अनु दोनों ही हंसने लगी। तो रिद्धि ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ हंस लीजिए, मेरा भी नंबर आएगा। फिर अनु की तरफ देखकर, जब आपको भी किसी से प्यार होगा और आप भी ऐसे ही शर्माओगी, तब देखेंगे कि कौन हंसेगा। उसको अब और न परेशान करते हुए अनु ने कहा, वैसे आप भी हमारी ही उम्र की है, तो अब से आप भी हमारी दोस्त हुई है ना प्रतिभा? प्रतिभा ने भी हाँ कहा, क्योंकि उसे रिद्धि बहुत ही साफ और सच्चे दिल की प्यारी सी लड़की लगी, तो उसे उससे दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर प्रतिभा ने कहा, अब से आप भी हमारी दोस्त है, तो अब ये जी और राजकुमारी जी नहीं चलेगा, तुम हमें हमारे नाम से बुला सकती हो। प्रतिभा के ये कहने पर रिद्धि को बहुत खुशी हुई, वो भी मान गई। उसे इतना समझ आ गया था कि प्रतिभा को अपने राजकुमारी होने का कोई भी घमंड नहीं था, और वो बाकियों की तरह तो बिल्कुल नहीं है, वरना कोई और लड़की होती तो विजयगढ़ की होने वाली महारानी होने की वजह से सब पर हुक्म चलती। फिर रिद्धि ने कहा, अच्छा तो अब मैं जाती हूँ, आप दोनों आराम करो। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मेरा कमरा आपके सामने वाला कमरा ही है। फिर वो उनके कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद प्रतिभा और अनु थके होने के कारण बिस्तर पर आराम करने लगे। उन दोनों ने सिम्बा और मिनी को भी बाहर निकल लिया। रिद्धि ने अपने कमरे में पहुंचकर जैसे ही दरवाजा बंद करके पीछे घूमी तो किसी ने उसको कमर से पकड़कर दीवार से लगा दिया। इस समय कमरे में अंधेरा था क्योंकि सभी खिड़कियां बंद थी। इसे अचानक खींचे जाने से रिद्धि डर गई।
रिद्धि अपने कमरे में आकर जैसे ही दरवाजा बंद करके वो पीछे मुड़ी तो किसी ने उसे पकड़कर अचानक से दीवार से लगा दिया तो रिद्धि डर गई। कमरे की खिड़कियां बंद थी इसलिए पूरे कमरे में अंधेरा था तो वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। उसे अपने गर्दन पर उस इंसान की गर्म सांसें महसूस हुई। फिर उसने रिद्धि की गर्दन पर हल्के से चूमा तो अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो गई। अब उसने अपने हाथ पर चलाना बंद कर दिया। अब वो डर भी नहीं रही थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये विजय ही है। विजय ने उसकी गर्दन को चूमते हुए उसके कानों के पास आकर कहा, तुम्हें कैसे पता कि ये मैं ही है? तो रिद्धि ने अपनी मदहोशी में कहा, अब मुझे नहीं पता चलेगा कि ये आप ही है तो किसे पता चलेगा? तो विजय ने उसे अपने गले लगा कर कहा, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। बार बार सिर्फ तुमसे मिलने का दिल करता पर हम इतने दूर थे कि मैं तुमसे मिले आ ही नहीं सकता था। उसकी बात सुनकर रिद्धि ने अपनी हल्की नम आंखों से कहा, हाँ याद तो मुझे भी आपकी बहुत आए, इसलिए तो बोलती हूँ कि जल्दी से आप पिताजी से बात कर लीजिए, फिर हमेशा मुझे अपने पास रखना। विजय ने उसको अपनी गोद में उठाकर बिस्तर की तरफ ले जाते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं सही समय आने पर खुद मंत्री जी से बात कर लूँगा। ये बोलते हुए उसने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। रिद्धि ने परेशान होकर उसके हाथ को पकड़ते हुए हल्का सा अपने ऊपर खींचते हुए कहा, हाँ तो मैं भी पूछती हूँ कि आपका ये सही समय कब आएगा? तो विजय ने उसकी आंखों में देखते हुए वैसे ही कहा, जल्दी ही आएगा और मैं पहले ये चाहता हूँ कि पहले तुम अपनी गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण कर लो, फिर मैं तुम्हारे पिताजी तो क्या पूरे विजयगढ़ के सामने अपने प्यार का ऐलान करूँगा। ये सुनकर रिद्धि के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, आप हमेशा ऐसी ही बातें करके हमें मना लेते हैं। तो विजय ने हंसकर कहा, हाँ अब क्या करे, मेरी वाली को ऐसी ही बातें पसंद है। फिर उसने उसके माथे पर बहुत ही प्यार से चूमा और उसके सीने पर अपना सर रख कर कहा, मैंने इतना लंबा सफ़र किया है और मैं बहुत थक गया ही, तो अब तुम मुझे अपने सुकून के पास थोड़ा आराम करने दो। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो रिद्धि को विजय की इस हरकत पर बहुत प्यार आ रहा था तो उसने अपने हाथों से उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। फिर वो दोनों ही एक दूसरे की बही में आराम से सो गया। रात के समय सबने ने रात्रि का भोजन कर लिया था। महाराज देवेंद्र तो अपने किसी जरूरी काम में व्यस्त थे। वही दादी सर और महारानी दोनों ने प्रतिभा, अनु और रिद्धि को अपने पास बैठा रखा था और उनसे बातें कर रही थी। वो तीनों भी बहुत आराम से उनकी बातों को सुन और जवाब दे रही थी। पर कुछ लोगों को ये रस नहीं आ रहा था कि पिछले 1 घंटे से वो लोग बातें कर रहे थे। ये है हमारे विचारे रुद्र, अभय और विजय, क्योंकि तीनों ही अपनी अपनी वालियों के साथ उनके कल गुरुकुल जाने से पहले समय बिताना चाहते थे। अभय ने परेशान होकर कहा, ये दादी सा और माँ सा लगता है आज ही सब बातें कर लेंगी, 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है इन लोगों को बातें करते हुए और ये तीनों भी बड़े आराम से बातें कर रही है। तो विजय ने भी अपनी मन की बात बोलते हुए कहा, हाँ, और रिद्धि ने भी एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उससे इतने समय बाद मिला हूँ, वो थोड़ी देर मेरे साथ रहे और कल से तो वो भी गुरुकुल चली जाएगी। लेकिन वो दोनों कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय अपने दुख बांटने की, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं थी कि राजमाता के सामने जाकर उन्हें लेकर आए। कुछ देर बाद दादी सा ने कहा, अच्छा अब बहुत हुई बातें, आप तीनों जाकर सो जाए, आपको कल गुरुकुल भी तो जाना है। तो तीनों दादी सा की बात मानकर अपने कमरे की तरफ चली गई। तभी उनके रास्ते में विजय और अभय आ गए। विजय ने तो सीधे सीधे रिद्धि का हाथ पकड़ कर कहा, मुझे माफ करना पर मुझे आपकी दोस्त को अभी के लिए अपने साथ ले जाना है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ले जा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर रिद्धि को बहुत शर्म आने लगी। वही प्रतिभा और अनु ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने हंसते हुए एक साथ कहा, आप ही की है, ले जाइए, हमसे क्या आज्ञा लेना। तो विजय भी मुस्कुरा कर रिद्धि को अपने साथ ले गया। तो रिद्धि ने हल्के से उसके हाथ मरते हुए कहा, आप कितने बेशर्म हो गए हैं, सबके सामने कुछ भी बोलेंगे और हम आ तो रहे थे। विजय ने अपने हाथ को सहलाते हुए कहा, अरे अब इसमें क्या बेशर्मी, और फिर जब प्यार किया तो डरना क्या? तो रिद्धि ने तुरंत कहा, अच्छा जी, प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन आपकी ये बात मेरे पिताजी पर लागू नहीं होती। उनके सामने कभी इतनी बेशर्मी दिखाना तब मानूंगी आपको, बड़े आए, प्यार किया तो डरना क्या। ये बोलकर वो आगे आगे जाने लगी तो विजय भी उसके पीछे उसे मानने चला गया। वही प्रतिभा और अनु बस उन दोनों को ऐसे देखकर हंस रही थी। उनके जाने के बाद प्रतिभा को अभय ने कहा, वो भाभी सा, आपको भाई सा से मिलना था ना? तो प्रतिभा ने को कंफ्यूज होकर कहा, मुझे कब?
वो कुछ और कहती तभी उसे अभय ने अनु की तरफ देखते हुए कुछ इशारा किया तो प्रतिभा को समझ गई। फिर उसने अपनी बात सही करते हुए कहा, हाँ हाँ तुमने सही कहा, मुझे कुछ जरूरी काम था, मैं आती हूँ। ये बोल के बिना अनु की बात सुने वो वहां से तुरंत चली गई। उसे ऐसे जाता देख अनु ने कहा, ये इसे क्या हो गया अचानक, ऐसा तो कभी नहीं करती, और इसे राजकुमार रुद्र से क्या काम। तो अभय ने कहा, अरे नक्चरी तुम सच कुछ नहीं समझती, अब उन दोनों की शादी होने वाली है, भला और भाभी को क्या ही काम होगा भाई से, तुम सच में नहीं समझी इतना भी। अब अनु ने बात को समझते हुए कहा, ओ अब समझ गई, पर अगर ये मुझे सीधे सीधे बोल देगी तो मैं क्या इसे माना कर दूंगी रुद्र भाई से मिलने के लिए। फिर उसे अभय की तरफ देखकर कहा, अच्छा तो फिर मैं अपने कमरे में जाती हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी तो अभय को अपना प्लानिंग खराब होते हुए लगी। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया तो अनु उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। तो अभय ने कहा, मुझे पता है इतनी जल्दी तो तुम्हें नींद नहीं आने वाली न, और फिर तुम मेरे महल में आए हो तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा ख्याल रखना और तुम्हें यहाँ की सबसे सुंदर जगह दिखाना। सुंदर जगह सुनकर अनु ने कहा, सुंदर जगह कौन सी। अभय ने उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, ये जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर अभय उसे अपने साथ ले गया। प्रतिभा अभय को अनु के साथ छोड़कर अपने कमरे की तरफ आ गई थी। वो अपने कमरे में आए और आकर बालकनी में चली गई। अब उसे रुद्र का ख्याल आने लगा। उसने हल्का गुस्सा करते हुए कहा, रिद्धि को विजय भाई ले गया, अनु भी अभय के साथ है और मैं यहाँ अकेली हूँ, तो मेरे होने वाले पतिदेव का कोई अता पता नहीं है। उसी समय उसे अपने कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, लगता है कोई बहुत गुस्सा है हम पर, लेकिन राजकुमारी जी आपके होने वाले पतिदेव का अता भी है और पता भी। ये सुनकर प्रतिभा ने अपने बगल में देखा तो रुद्र आराम से दीवार से टिककर खड़ा था और उसे ही देख रहा था। इस समय उसके चेहरे पर न दिखने वाली मुस्कान थी। उसे देखकर प्रतिभा ने हड़बड़ा कर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो और आप अंदर कब आए? अगर किसी ने आपको हमारे कमरे में देख भी लिया होगा तो। रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसे पास आकर उसे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, हम तो यहीं पर ही थे जब से आप आए हैं, और आगे किसी ने देख लिया तो देखने दो, अब मैं अपनी होने वाली पत्नी से ही मिलने जा रहा हूँ, फिर ये मेरा महल है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसके पास आने से प्रतिभा की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अटकते हुए पूछा, वो आप हमसे मिलने क्यों आए? तो रुद्र ने उसे एक झटके से अपनी गोद में उठा लिया और उसे बिस्तर के पास ले जाते हुए कहा, आप कल से गुरुकुल चली जाएंगी तो इसलिए हम ये रात आपके साथ रहना चाहते हैं। ये बोलते हुए रुद्र ने प्रतिभा को बिस्तर पर लेटा दिया तो उसने देख कि प्रतिभा बहुत प्यार से उसे देख रही थी, तो उसने प्रतिभा के चेहरे के करीब आकर कहा, क्या आप हमारे साथ ये पल गुजरना नहीं चाहती? तो प्रतिभा ने उसे गले में अपने बाहों को दलकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम सिर्फ ये पल नहीं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।